मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 आपको पढ़ा रहे हैं। पाठ का नाम है क्रिया। क्रिया माने वर्ब। आइए, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया की परिभाषा, बच्चों, क्रिया की परिभाषा देखिएगा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब जिन शब्दों से, एक बार फिर देखिएगा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। कोई कार्य हो रहा है या किसी काम को किया जा रहा है, कोई काम कर रहा है, तो इनका पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। धातु नीचे लिखा हुआ है, देखिए, धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया का मूल रूप जो है धातु। आपने संस्कृत पढ़ी होगी बच्चों, संस्कृत में आपने धातु रूप भी पढ़े होंगे, है ना। धातु जैसे पठ, लिख, चल, हंस, है ना। क्रीड संस्कृत में, यानी क्रीड मानी खेलना, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना, बजाना, आना, जाना आदि, ये सब जो हैं, इनमें यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दें, आ जैसे है, आप देख रहे हैं, ना जोड़ दिया धातु में हमने, तो क्या हो गया, आना। ये क्रिया हो गई, आना। इसी तरह से जा में अगर हम ना जोड़ देंगे तो ना हो जाएगा जाना, तो ये क्रिया हो जाएगी। दुनिया में जितने भी काम होते हैं, जितने भी काम, ये सब क्रिया कहलाते हैं। जितना आपने अभी मैंने आपको बताया, हंसना, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, खाना, पीना, सोना, जागना, मरना, जीना, है ना, ये सारे क्या हैं, सब क्रिया हैं। इन्हीं से काम के होने या करने का पता चलता है। तो आपने देखा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के साथ प्रत्यय लगाकर, है ना, प्रत्यय या अन्य क्रिया लगा करके अन्य क्रिया शब्द बनते हैं। तो मैंने आपको उदाहरण अभी दे चुका हूं। ऐसे ही देखिए, धातु आ है, उसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ दे तो आना हो जाएगा। पढ़ धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो हो जाएगा पढ़ना। तो आपने अच्छी तरह से ये क्रिया के भेद को समझ लिया, धातु को समझ लिया, क्रिया किसे कहते हैं, है ना। आइए क्रिया के भेदों को समझते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो देखिएगा, आप देख रहे हैं, क्रिया के भेदों के 2 आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं क्रिया के भेदों के? क्रिया के भेदों के 2 आधार बताए गए हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। आइए सबसे पहले देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर भी क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। बच्चों, अकर्मक क्रिया की परिभाषा को समझ लीजिए। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कर्मक, है ना, कर्म यानी कर्म करने वाली, और अकर्मक माने ना कर्म करने वाली, जिसका कोई कर्म ना हो, अर्थात बिना कर्म के। परिभाषा देखिए, अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के, अर्थात जो कोई कर्म नहीं करता, जिसका कोई कर्म ना हो, है ना, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, यानी जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता ना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, वो जिस क्रिया के कार्य का फल किस पर? कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा बैठी है। बैठी कौन है? रमा बैठी है। युवतियां जा रही हैं। कौन जा रही हैं? युवतियां जा रही हैं। बालक हंसने लगा। तो इन वाक्यों में बैठी है, जा रही हैं, हंसने लगा, ये अकर्मक क्रियाएं हैं।
क्योंकि इन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है। कर्ता कौन है? रमा। बैठने का काम कौन कर रही है? रमा कर रही है। जाने का काम कौन कर रही है? युवतियां कर रही हैं। हंसने का काम किसने किया है? बालक ने किया है। तो सीधा इसमें आप देख रहे हैं कि बैठी है, जा रही है, हंसने लगा, यही अकर्मक क्रियाएं हैं, अर्थात इनमें कर्म नहीं है। तो इन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ा है, इसलिए इन्हें कर्म की आवश्यकता नहीं है, अपेक्षा नहीं है। अकर्मक क्रिया की पहचान बताई गई है। अकर्मक क्रिया को हम पहचानते कैसे हैं? कैसे पहचानेंगे कि उसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, कोई क्रिया की आवश्यकता है अथवा नहीं है? तो देखिए, क्रिया की पहचान के अंतर्गत क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर उत्तर नहीं मिलता हो तो क्रिया अकर्मक होती है। यदि क्रिया के साथ क्या प्रश्न लगाकर, है ना, यदि उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। जैसे उदाहरण की आप देख रहे हैं, दादी हंसती है। अब इस दादी हंसती है, इसमें आपने प्रश्न किया क्या हंसती है? क्या हंसती है? कोई उत्तर नहीं मिला। बच्चा सोता है, क्या सोता है? इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला। इस प्रकार से आपने देखा बच्चों, हंसना, रोना अकर्मक क्रियाएं हैं, है ना। आइए अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया आपने देखा कि जिसको कर्म की आवश्यकता नहीं होती, पर सकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म के साथ, है ना, जिसको कर्म की आवश्यकता पड़ती है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कंचन चाय बना रही है, कमल पतंग उड़ा रहा था, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों की क्रियाएं हैं बना रही है, उड़ा रहा था, पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में कर्म है चाय, पतंग, समाचार पत्र। इन क्रियाओं का फल कर्मों पर पड़ता है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। आपने इनको समझने का प्रयास किया। देखिएगा इस तरह से कि जैसे कंचन चाय बना रही है, तो कंचन चाय बना रही है, चाय बनाने का प्रभाव यानी फल किस पर पड़ रहा है? कंचन पर पड़ रहा है। चाय बना रही है, फल कर्म यानी कलम, कमल पतंग उड़ा रहा था, है ना। तो कौन पतंग उड़ा रहा था? कमल। पतंग उड़ाने का प्रभाव किस पर पड़ा? कमल पर पड़ता है। पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। कौन समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? पिताजी। तो बना रही है, उड़ा रहा था, पढ़ रहे हैं, इन वाक्यों में कर्म है चाय, पतंग और समाचार पत्र, ये कर्म है ना। तो आइए, इन क्रियाओं का फल आपने देखा कर्मों पर पड़ता है, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान भी इसमें भी बताई गई है। जैसे अकर्मक क्रिया की पहचान थी क्या का प्रश्न लगाकर उत्तर नहीं मिलता है, और इसमें क्या का प्रश्न लगाकर उत्तर मिलता है। देखिए, वाक्य की क्रिया से पहले क्या, किसे और किसको आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर, यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। वाक्य की क्रिया से पहले, आप ध्यान दें, वाक्य की क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होती है। उत्तर में मिलने वाला शब्द कर्म होता है। जैसे माली ने गमला खरीदा। माली ने गमला खरीदा। क्या खरीदा? प्रश्न किया आपने, खरीदा से पहले क्या, यही तो बताया है कि खरीदा क्रिया जो होगी उससे पहले आप प्रश्न करेंगे क्या का। तो आपने पूछा खरीदा से पहले क्या खरीदा, तो उत्तर आपको क्या मिला? गमला। तो ये गमला क्या है? कर्म है।
मौसी जलेबियां लाई, क्या लाई? जलेबियां। तो जलेबियां क्या है? कर्म है। कर्म क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद देखिए। सकर्मक क्रिया के भेद भी दो प्रकार के होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आपको पढ़ने से ही पता लग रहा है एक कर्मक क्रिया यानी जिन वाक्यों में एक कर्म हो, और द्विकर्मक क्रिया जिनमें दो कर्म हो, है ना। तो एक कर्मक क्रिया देखिए, जिस क्रिया का कर्म एक होता है, जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अनिल पत्र लिखेगा, ये लिखेगा जो क्रिया है इसका क्या है? कर्म एक है, पत्र। क्या लिखेगा? पत्र लिखेगा, है ना। प्रश्न वो ही करेंगे हम, क्या मिलेगा? उत्तर मिला, एक ही कर्म है इसमें। चाची कचौड़ियां लाई, क्या लाई? कचौड़ियां। रंगीन शब्द आपको दिखाई रहे। राजन ने पुस्तकें खरीदी, क्या खरीदी? पुस्तकें। तो इन वाक्यों में क्रिया का एक ही कर्म है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया हुई। इन वाक्यों में क्रिया पर क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर में क्रमशः पत्र, कचौड़ियां और पुस्तकें शब्द मिलते हैं, ये ही इन क्रियाओं के कर्म है, इसलिए ये क्रियाएं एक कर्मक हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। आइए देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का मतलब होता है दो कर्म, क्रिया के दो कर्म। पहले अभी आपने देखा कि क्रिया का एक कर्म था, अब एक क्रिया में दो कर्म होंगे उसके, तो वो द्विकर्मक कहलाएगी। जैसे आप देखिएगा, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, नीति ने सुचित्रा को फूल दिए। किसको फूल दिए? सुचित्रा को। किसने दिए? सुचित्रा ने। वो फूल क्या दिए? फूल दिए। क्या का प्रश्न करेंगे? क्या दिए? फूल दिए। किसको दिए? सुचित्रा को। विद्यार्थी ने अध्यापिका को कॉपी दिखाई, क्या दिखाई? कॉपी। किसको दिखाई? अध्यापिका को। तो क्या और किसको का प्रश्न हमने किया? पूजा ने मोहित को नाश्ता कराया, क्या कराया? नाश्ता कराया। किसको कराया? मोहित को कराया। तो आपने देखा इन वाक्यों में प्रत्येक क्रिया में क्या और किसे प्रश्न पूछने पर क्रम से फूल सुचित्रा, कॉपी अध्यापिका और नाश्ता मोहित उत्तर प्राप्त होते हैं। क्या के उत्तर में निर्जीव वस्तु और किसे के उत्तर में सजीव वस्तु का बोध होता है। जब हम क्या का प्रश्न करते हैं तो निर्जीव वस्तु, और जब हम किसे का प्रश्न करते हैं तो हमें सजीव वस्तु का बोध होता है, पता लगता है कि वो सजीव है। इसमें पहला मुख्य कर्म, पहला कर्म कौन सा होता है? मुख्य कर्म। यानी कि पहला मुख्य कर्म से मतलब है जब हम प्रश्न करते हैं, है ना। और दूसरा गौड़ कर्म कहलाता है। इस प्रकार इन वाक्यों की प्रत्येक क्रिया के दो कर्म होने के कारण ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। विशेष में ध्यान रखेंगे बच्चों, आप जानते हैं कि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है, यानी अगर क्रिया में आपने क्या का प्रश्न किया तो जो उत्तर प्राप्त हुआ वह कर्म होता है। किंतु कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें क्रियाओं के साथ क्रिया क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर भी मिल जाता है, लेकिन वह कर्म यानी ऑब्जेक्ट न होकर के कर्ता अर्थात सब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक ही होती हैं। जैसे पेड़ उखड़ गया, आपने देखा पेड़ उखड़ गया, तो आपने प्रश्न किया क्या उखड़ गया? पेड़, है ना। पानी बह रहा है, तो क्या बह रहा है? पानी। दोनों के उत्तर भी मिले, लेकिन इन वाक्यों में पेड़ और पानी कर्ता है। पेड़ और पानी क्या है? कर्ता है, कर्म नहीं है। उखड़ गया, बह रहा है, अकर्मक क्रियाएं हैं। देखो कौन। अभ्यास 15.1
देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1, लिखित वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं अथवा अकर्मक, आप इनको बताइए छांट करके। तो ब्रज किशोर पाठक डाल्टनगंज में रहते हैं। ब्रज किशोर पाठक डाल्टनगंज में रहते हैं। क्या रहते हैं? जैसा कि आप पढ़ करके आए, अकर्मक सकर्मक क्रियाओं में क्या रहते हैं, तो इसका उत्तर नहीं मिला, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। आ लिखा हुआ है, आ के लिए आ समझेंगे, सा के लिए सा समझेंगे। और अध्यापक ने सुधी को गणित पढ़ाया, हैं, गणित समझाया। क्या समझाया? हैं, गणित। तो ये सकर्मक क्रिया है। गणित समझाया से पहले, क्रिया से पहले क्या का प्रश्न किया, उत्तर मिल गया, तो ये कर्म है गणित, तो सकर्मक क्रिया हो गई। और राज किशोर आम खाता है। क्या खाता है? आम। उत्तर मिला, तो ये भी सकर्मक हो गई। खा खंड देखिएगा, पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी दफ्तर चले गए। क्या चले गए? उत्तर नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया। माला बाजार गई। क्या गई? उत्तर नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया। धोबी ने कपड़े धोए। क्या धोए? कपड़े। उत्तर मिल गया, तो सकर्मक क्रिया हो गई। घोड़े दौड़ रहे हैं। क्या दौड़ रहे हैं? क्या रहे हैं, है ना? तो उत्तर नहीं मिला, इसलिए अकर्मक क्रिया। और ड्राइवर ने बस चलाई। क्या चलाई? बस। उत्तर मिल गया, तो सकर्मक क्रिया हो गई। निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को पहचान कर उनके उचित भेद पर सही का निशान लगाइए। बच्चों ने बंदरों को केले दिए। क्या दिए? केले। किसको दिए? बंदरों को। तो ये दुकर्मक क्रिया हो गई। आप देख रहे हैं, क्रिया के दो कर्म हो गए, बंदरों और केले। क्या दिए? किसको दिए? तो ये दुकर्मक क्रिया। बच्चे ने कुत्ते को मारा। किसको मारा? कुत्ते को। एक कर्मक क्रिया है ना। और इसी के साथ आप देखें, अचानक आंधी आई। क्या आई? आंधी। क्या आई? आंधी। एक अकर्मक क्रिया। और आप देखें, महिमा ने संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। क्या? एक कर्मक क्रिया। और महिमा, अगला वाला आप देखें, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे। फूल और प्रसाद। क्या बांटे? फूल और प्रसाद। तो ये एक कर्मक क्रिया। मैंने एक अच्छी कहानी पढ़ी। क्या पढ़ी? अच्छी कहानी। एक कर्मक क्रिया। और रात को कुत्ते भौंक रहे थे। क्या भौंक रहे थे? अकर्मक क्रिया। उत्तर नहीं मिला। काव्या ने शिल्पी को उपहार दिया, है ना। शिल्पी को उपहार दिया। क्या दिया? उपहार। किसको? शिल्पी को। तो ये दो कर्मक क्रिया हो गई। माली पौधों को सींचता है ना। माली पौधों को सींचता है। क्या? किसे सींचता है? किसको सींचता है? पौधों को। एक कर्मक क्रिया। और हमारे इलाके के सारे बंदर भाग गए। क्या भाग गए? क्या? तो उत्तर अकर्मक क्रिया नहीं मिला। क्या भाग गए? रचना के आधार पर क्रिया के भेद देखें बच्चों। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद बताए गए हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। एक एक करके हर क्रिया को हम समझते हैं। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। साधारण वाक्य समझ लीजिए, सिंपल सेंटेंस, है ना। एक ही क्रिया हो, जैसे बलवीर आया, है ना। आया क्रिया है। बलवीर आया। माँ ने पत्र लिखा। बच्चों ने दूध पिया। कविता मुंबई गई। आया, लिखा, पिया, गया, ये सब क्रियाएं हैं।
तो इन वाक्यों की क्रियाएं सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। इनमें क्रिया के एक एक शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरा आप देखें संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब, संयुक्त का क्या मतलब होता है? जिस क्रिया की दो या दो से अधिक क्रियाएं मिली हुई, आपस में संयुक्त का मतलब मिली हुई, दो क्रियाएं हो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करती हैं। क्रियाएं दो हों या दो से अधिक तीन हों, काम एक ही हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी चल पड़ी। अब देखिए चलना और पड़ी माने पड़ी होना। तो बैलगाड़ी चल पड़ी क्रियाएं दो हैं मगर कार्य एक हो रहा है बैलगाड़ी के चलने का। क्रियाएं, लड़कियां नृत्य कर रही हैं, एक तो करने का काम, दूसरे रहने का काम, है ना। तो काम क्रियाएं दो हैं मगर काम एक हो रहा है नृत्य करने का। चपातियां बन गई, बनना और गई, बनी और गई। तो दो क्रियाएं होते हुए भी काम एक हो रहा है कि चपातियां बन गईं। इन वाक्यों में चल पड़ी, कर रही हैं, बन गई, ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है। जो पहली क्रिया जैसे चल, कर, बन, है ना, ये मुख्य क्रिया होती है। और दूसरी क्रिया होती है सहायक क्रिया, जैसे पड़ी, रही, गई, है ना। तो चल, कर, बन मुख्य क्रिया हैं और मैं बता चुका आपको। और पढ़ रही हैं, गई, ये सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रियाएं क्रिया की रूप रचना का कार्य करती हैं। क्या करती हैं? क्रिया की रूप रचना का कार्य करती हैं। इस प्रकार दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। रंजक क्रिया कुछ सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने का काम करती हैं। इन्हें रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया को प्रभावित करती है। जैसे वह आ गया, बच्चा हंसने लगा, निरुपम खा चुका, मधुकर गा सकता है ना। तो रंजक क्रिया बताया कि मुख्य क्रिया को प्रभावित करती है। पहले वाक्य में गया क्रिया अपने मूल अर्थ में नहीं है ना, और वह केवल इतना बताती है कि आने का काम पूरा हो गया है। इसी प्रकार चुका क्रियापद भी काम पूरा होने की बात बताता है। तीसरे वाक्य में लगा काम शुरू होने की बात, और चौथे वाक्य में सकता है गाने की सामर्थ्य का बोध कराते हैं। तो अर्थ का रंजन करने वाली ये क्रियाएं रंजक क्रिया कहलाती हैं, जो अर्थ का रंजन करती हैं, और ये संयुक्त क्रियाओं के साथ ही प्रयुक्त होती हैं। कुछ रंजक क्रियाओं के उदाहरण देखिए। जैसे रंजक क्रिया आना, अर्थ पूर्ण करके आना। वाक्य प्रयोग, है ना, अच्छा तो कुछ फल ले आना, है ना। ये रंजक क्रिया आना ये प्रभावित कर रही है। और उठना, उठना का मतलब अचानक रंजक क्रिया है उठना, और अर्थ इसका होगा अचानक हो जाना। बच्चा चौंक उठा। जाना, जाना का मतलब समाप्त होना, अर्थात बेचारा शिबू मारा गया। और देना निश्चित रूप से करना, यानी मेरी ये चिट्ठी पढ़ दो। अब देखिएगा अंतिम ये वाली नाम धातु क्रिया है आपकी। तीसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। तीसरी क्रिया नाम धातु क्रिया है, और इसकी परिभाषा को देखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम यानी संज्ञा, सर्व जो होती है संज्ञा, कॉमा लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, अलग है संज्ञा। सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु कहते हैं, है ना। तो नाम धातु क्रियाएं भी चार प्रकार की होती हैं। संज्ञा से नाम धातु क्रियाएं बनाना, संज्ञा शब्दों से, जैसे हाथ, हाथ से हथियाना। फिल्म, ये सब संज्ञाएं हैं। फिल्माना, रंग, रंगना, दुख, दुखाना, लाज, लजाना, बात, बतियाना।
ये सब नाम धातु क्रियाएं हैं। आगे देखिएगा, सर्वनाम से नाम धातु क्रिया बनाना, जैसे अपना से अपनाना, और विशेषण शब्दों से नाम धातु क्रिया की रचना करना, जैसे गर्म से गरमाना, साठ से सठियाना, ठंडा ठंडाना, दोहरा दोहराना। अनुकरणवाची शब्दों द्वारा खटखट खटखटाना, झनझन झनझनाना, किटकिट किटकिटाना, भुन 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 भुनाना, लथपथ लथपताना, थप 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 थपाना, हिन 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 हिनाना। प्रेरणार्थक क्रिया देखिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, जिस क्रिया को कर्ता स्वयं नहीं करता है और दूसरों से करने के लिए प्रेरित करता है, माने दूसरों से करवाता है, किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, मालिक नौकर से सामान उठवाता है। मालिक स्वयं सामान नहीं उठाता, है ना, स्वयं सामान न उठा करके वो अपना सामान किससे उठवाता है? नौकर से उठवाता है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखिएगा, रजनीश बहन से कपड़े धुलवाता है। स्वयं कपड़े नहीं धोता वो, बल्कि अपने कपड़े बहन से धुलवाता है। तो इन वाक्यों में नौकर और बहन कार्य करते हैं। वे कार्यों को अपनी इच्छा से नहीं करते, इन्हें इन कार्यों को करने की प्रेरणा मालिक और रजनीश से मिलती है। यानी मालिक और रजनीश जो है उनसे कार्य करने को कहता है, वो करवाता है, इसलिए वो कार्य करते हैं। तो इसलिए ये प्रेरक करता है और नौकर तथा बहन ये क्या है? प्रेरित हैं। ये काम को कराने वाला प्रेरक और काम को करने वाले प्रेरित कहलाते हैं, उनसे प्रेरित हुए हैं ये। इस प्रकार इन वाक्यों की क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तो साधारण क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में अंतर आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, साधारण क्रिया है कि बच्चा आम खाता है, ये साधारण क्रिया है, बच्चा आम खाता है और माँ बच्चे को आम खिलाती है। तो बच्चा आम खाता है यानी स्वयं खाता है, अपने आप खाता है ना, साधारण क्रिया है। पर इसमें माँ बच्चे को आम खिलाती है। प्रथम प्रेरणार्थक यानी माँ के द्वारा बच्चे को आम खिलाया जाता है, माँ बच्चे को आम खिलाती है। तो और माँ कमला से बच्चे को आम खिलवाती है, ये द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें पहले माँ बच्चे को आम खिलाती थी, है ना, तो बच्चे को प्रेरणा किससे मिल रही थी? आम की माँ से। अब माँ कमला से बच्चे को आम खिलवाती, स्वयं नहीं खिलाती, स्वयं ना खिलवा करके वो माँ जो है कमला से खिलवाती है बच्चे को आम। तो माँ जो है वो कमला से जब बच्चे को आम खिलवाती है, तो यही द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। इन वाक्यों में देखिए, मूल रूप से आम खाने का काम बच्चा का ही करता है। प्रथम प्रेरणार्थक यानी तीनों वाक्यों में आम खाने का काम बच्चा कर रहा है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में माँ बच्चे को आम खाने के लिए प्रेरित करती है। इसमें प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी है कहते हैं, यानी इसको हम प्रत्यक्ष प्रेरणा, माँ जो बच्चे को आम खिला रही है तो प्रत्यक्ष रूप से खिला रही है, तो ये प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में माँ कमला को पहले प्रेरित करती है, फिर कमला बच्चे को आम खाने के लिए प्रेरित करती है। इसे अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, है ना। यानी कि माँ जो है वो स्वयं आम ना खिला करके कमला से बच्चे को आम खिलाने के लिए प्रेरित करती है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से जो है माँ बच्चे को आम खिलवा रही है, स्वयं नहीं खिला रही है। तो ये हो गया अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप देखिएगा, कितने रूप होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के। मूल रूप से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक देखिए क्या है, क्रिया पहले और फिर उसके बाद में
प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक और अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को ही हम प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को अप्रत्यक्ष कहते हैं। प्रथम का मतलब प्रत्यक्ष रूप से, जैसे माँ ने बच्चे को आम खिलाया है ना, फिर अप्रत्यक्ष रूप से माँ ने बच्चे को आम ना खिला करके स्वयं कमला से आम खिलवाया तो अप्रत्यक्ष हो गया। यहाँ पर देखिए क्रिया है आपकी खाना, तो प्रत्यक्ष है खिलाना, अप्रत्यक्ष खिलवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। रोना, रुलाना, रुलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। जीतना, जिताना और जितवाना। इस तरह से आपने देखा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रियाओं को। विशेष में ध्यान रखेंगे कि सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक हो या अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया हो, सभी जो होंगी वो कैसी होंगी? सकर्मक क्रियाएं होंगी। पूर्वकालिक क्रिया देखिएगा, अगली वाली 5वें नंबर पर आपको दिखाई दे रही पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो मुख्य क्रिया होती है उससे पहले जो काम होता है, जो क्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं। जैसे नरेश ने पढ़कर टीवी देखा, मुख्य क्रिया देखिएगा, है ना, पढ़कर टीवी देखा। टीवी देखने का काम, यानी पहले उसने जो काम किया पढ़ने का काम किया। सबसे पहले वो पढ़ा, फिर टीवी देखा। आबिद ने झुककर पुस्तक उठाई। कैसे? पुस्तक उठाने से पहले वो झुका। पूर्व यानी पहले काम जो हुआ किया वो झुक कर के काम किया, उसने झुकने का काम किया। नीरजा ने गिनकर साड़ियां रखीं। इन वाक्यों में आप देख रहे हैं कि पढ़कर, झुककर, गिनकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ये मुख्य क्रियाओं से पहले हुई हैं, है ना। तो मूल धातु में कर अथवा करके, ध्यान रखें, जब मूल धातु में हम कर, जैसे पढ़, झुक और गिन, इनमें अगर हम कर लगा दें या कर के बाद के लगा दें तो पूर्वकालिक क्रियाएं बन जाती हैं। ऊपर वर्णित क्रिया के भेदों के अतिरिक्त क्रिया का एक और रूप होता है जिसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। अपूर्ण माने जो पूर्ण नहीं है, जो क्रिया अपूर्ण है, काम पूरा नहीं कर रही है, उसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इसका अर्थ है जो पूरा नहीं है। ऐसी क्रियाएं जो वाक्य का अर्थ पूर्णता स्पष्ट नहीं कर पाती, पूर्णता अपूर्ण क्रिया कहलाती हैं। जैसे पिताजी हैं, गोपाल हैं, माँ थी, तो इसमें वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है। इन वाक्यों में हैं, है और थी क्रियापद होने पर भी वाक्यों का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, अतः ये अपूर्ण क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में पूरक की आवश्यकता होती है। पूरक माने जिससे कि वाक्य पूर्ण हो जाए, है ना। पूरक का मतलब वाक्य को पूरा करने वाली क्रिया। जैसे पिताजी डॉक्टर हैं, पिताजी हैं पहले कहा तो डॉक्टर हैं। इसी तरह गोपाल है तो गोपाल चतुर है। माँ थी तो माँ शिक्षिका थी। इन वाक्यों में डॉक्टर, चतुर, शिक्षिका ये पूरक शब्द हैं, वाक्यों को पूरा करने वाले शब्द। अभ्यास 15.2 देखिए। इसके अंतर्गत देखें पहला प्रश्न, वाक्यों में आई संयुक्त क्रियाओं को पहचान कर लिखिए। संयुक्त क्रियाएं जो आई हैं, संयुक्त आप समझ चुके हैं कि क्रियाएं दो होंगी पर काम एक होगा, उन्हें हम संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। छात्राएं एक साथ जा रही थीं, जाने का काम और रहने का काम। तो यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, काम एक हो रहा है, क्रियाएं दो हैं, तो ये संयुक्त क्रिया। जूता नीचे गिर गया, गिर भी गया, गिरा भी और गया भी, तो दो क्रियाएं, काम एक, गिरने का काम। और
पुस्तकें उधर रख दीजिए, ये संयुक्त क्रियाएं हैं। और घंटियां बजने लगी, आपको समझ में आ रहा होगा, बजने का काम और लगने का काम केवल घंटियां बजने का ही हो रहा है, तो संयुक्त क्रिया है। विद्यार्थी स्कूल जाने लगे, कल से लगातार वर्षा हो रही है। होने का काम, वर्षा होने का काम और रहने का काम, यानी केवल वर्षा ही हो रही है, कल से लगातार वर्षा हो रही है, काम वर्षा होने का हो रहा है। क्रियाएं दो हैं। दूसरा वाला आप देखेंगे, पूर्वकालिक क्रिया आप पढ़ चुके हैं। मुख्य क्रिया से पहले कर या करके लगा करके हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। जैसे अंजना सब्जी काटकर खाना बनाने गई, तो खाना बनाने से पूर्व उसने सब्जी को काटा, है ना। अनिल कपड़े उठाकर धोबी को दे आया, धोबी को कपड़े देने से पूर्व उसने कपड़े उठाकर दे आया। ध्यान रहे, कर या करके जहां पर आपको वाक्यों में शब्द मिलेंगे वही पूर्वकालिक क्रिया होगी। बिमला खाना खाकर सो गई, बादल बरसकर चले गए, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, पिताजी गंगा नहाकर लौट आए। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे बच्चों, निम्नलिखित प्रेरणार्थक क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपको अपने कॉपी पर स्वयं लिखने होंगे। चढ़वाना, खिंचवाना, खिलाना, पढ़वाना, सुनाना। इसमें आपको दो क्रियाएं प्रथम प्रेरणार्थक यानी प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक दिखाई दे रही हैं, खिलाना और सुनाना, है ना। और चढ़वाना, खिंचवाना, पढ़वाना यानी वाना जिसमें आ जाएगा वो जो होंगी अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी, यानी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वाक्य अपने स्वयं बनाने पड़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं के उचित भेद चुनकर लिखिए। शुभ्रा हंसती है, शुभ्रा हंसती है, हंसने का काम, हंसती रहती है, हंसने का भी काम और रहने का भी काम, तो ये संयुक्त क्रिया है। छिपकली को देखकर नीतू चीख पड़ी, रंगीन शब्द देखें, चीखना, ये मुख्य क्रिया है। और पिताजी सबके लिए मिठाई लाए, ये मिठाई लाए, ये सामान्य क्रिया है, लाए। आगे देखें बच्चों, बच्चा अब चलने लगा, ये है रंजक क्रिया। और नंदू खेलकर घर लौटा, खेलकर, कर जिसमें लगा हो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। भगवान सदा हमारी रक्षा करते हैं, देखिए वाक्य को पूर्ण करने वाली है सहायक क्रिया। और बूंद बूंद पानी टपक रहा है, टपकने का काम और रहने का काम है, इसलिए काम एक ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया है। इसके बाद नाम धातु क्रिया, ये आपने देखा। और अगला वाला आप देख रहे हैं कि मेढक टर्रा रहे हैं, ये इसको अंडरलाइन किया गया है। मेढक टर्रा रहे हैं सहायक क्रिया है। और माँ ने चिट्ठी लिखवाई, तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया। सामान्य क्रिया मुख्य क्रिया के बाद गाखंड प्रेरणार्थक क्रिया। और अगला वाला आप देख रहे हैं, बच्चा रो रहा है, काम एक ही हो रहा है, बच्चे के रोने का काम और रहने का काम, मगर यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा, ये आपका पाठ 15वां क्रिया वाला समाप्त हुआ है। आइए अब हम आपको इसके प्रश्न उत्तर की ओर ले चलते हैं। आप देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, 15.1 का अभ्यास का क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। क्रिया की परिभाषा देखिएगा, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, हंसना, रोना, खेलना आदि शब्द क्रिया हैं। ये मैंने आपको बताए थे, खूब समझाए थे, बहुत सारे हैं, है ना। और
इसी प्रकार से कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, प्रश्न संख्या 2 में देखें, उदाहरण सहित लिखिए। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। दोनों की परिभाषा हम आपको इसमें दिखा रहे हैं। अकर्मक शब्द का अर्थ है बिना कर्म के, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, है ना, जिस क्रिया के कार्य करने का फल कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। रमा बैठी है, युवतियां जा रही हैं, बालक हंसने लगा। इन वाक्यों में बैठी हैं, जा रही हैं और हंसने लगा अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म होता है या जिसे कर्म की अपेक्षा होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कंचन चाय बना रही है, कमल पतंग उड़ा रहा था, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इन वाक्यों की क्रियाएं बना रही हैं, उड़ा रहा था और उड़ा रहा है। तो कमल पतंग उड़ा रहा था, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। इन वाक्यों की क्रियाएं बना रही है, उड़ा रहा था और पढ़ रहे थे। इन क्रियाओं का फल कर्मों पर पड़ता है, इसलिए ये क्रियाएं सकर्मक हैं। अभ्यास 15.2 का प्रश्न संख्या 3 देखिएगा बच्चों। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद बताए गए हैं। एक सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये सब आप विस्तार से समझ चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। नाम धातु क्रिया क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, नाम धातु क्रिया की परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा से हाथ, हथियाना, बात, बतियाना। सर्वनाम शब्द जो हैं उनसे अपना और अपना से अपनाना। विशेषण शब्दों से गरमाना, दोहरा से दोहराना। अनुकरणवाची जिनका अनुकरण हम करते हैं, जैसे खटखट, खटखट से खटखटाना, थप थप से थप थपाना। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा और रूप लिखिए। परिभाषा प्रेरणार्थक क्रिया की और उनके रूप हम लिखते हैं नीचे देखिएगा। उत्तर, परिभाषा के रूप में जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से सामान उठवाता है, रजनीश बहन से कपड़े धुलवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया उसके रूप हैं। इस पाठ के गृह कार्य के प्रश्न देखें बेटा। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर लिखिए। प्रश्न संख्या 2 है संयुक्त क्रिया की परिभाषा, उदाहरण सहित लिखिए। और प्रश्न संख्या 3 पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर लिखिए, यानी उदाहरण सहित लिखिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ है। आपने इसके प्रश्न उत्तरों को भी देखा, अच्छी तरह से समझा और गृह कार्य के प्रश्न भी आपको पुस्तक से ढूंढ करके लिखने होंगे। आराम से आप लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।